नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। चूँकि मैं अभी पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत हूँ, तो बहुत मुश्किल से समय निकाल पा रहा हूँ। आपका जो है CGL का एग्ज़ाम, मेरा टारगेट है जो CGL बिहार SSC CGL 3 है, वो 23 और 24 दिसंबर, चूँकि ये होना था नवंबर में ही, लेकिन अब 23-24 दिसंबर के बीच होना है। तो हमारे पास लगभग 20 से 22 दिन हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्विक रिवीजन सीरीज़ के तौर पे आपके बीच उपस्थित है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल है। इसके बारे में हम लोग फटाफट से देखेंगे और आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, उसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी बंगाल के ही गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आप जानते हैं कि बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स हुए, ठीक है। इस तरह से कंपनी के अधीन जो पहले गवर्नर जनरल हुए वो कौन हो गए? वारेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया कि गवर्नर जनरल जो होंगे वो 5 साल के लिए होंगे, ठीक है। अब आइए वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का कालक्रम जो रहा वो 1772 से 1774 और 1774 से 1785, यानी कि इनका 2 कार्यकाल रहा है। तो 1772 से 1774 की अगर हम बात करें तो उसमें ये गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाए। 1750 में कंपनी के क्लर्क के रूप में ये कलकत्ता आए थे। देखिए, एक आदमी क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया और यहाँ आकर वो गवर्नर जनरल बन गया। कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। पहले वो कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, उसके बाद राजकीय कोषागार को वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया। जो ट्रेजरी है उसको मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया? कलकत्ता ले आया। 1772 ईस्वी में प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना की और इसने जो डायरार्की है, द्वैत शासन प्रणाली, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने चालू किया था, उसको इसने समाप्त कर दिया। द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अब आइए इसका दूसरा कार्यकाल जो 1774 से 1785 था। पहला कार्यकाल बहुत शॉर्ट पीरियड का था, 1772 से 1774, 2 साल का था। लेकिन दूसरा बहुत लंबा है, 11 साल का है। इसमें यह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। उसमें जो पहले कार्यकाल में वो गवर्नर ही कहलाया, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। शब्दों पर ध्यान देंगे। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सर एलिजा एम्पे जो है वो पहले चीफ जस्टिस हुए। उसके अलावा आप जानते हैं कि चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1781 में कलकत्ता मद्रास में जो है पहले मुस्लिम एजुकेशन डेवलपमेंट की स्थापना हुई, मदरसा की स्थापना हुई, ठीक है। 1782 में जोनाथन डंकन की सहायता से संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारसी में की गई। उसके अलावा इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व की वसूली कंपनी के अधीन स्टार्ट किया। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना बंद कर दिया और इलाहाबाद तथा करा जिला अवध के नवाब को सौंप दिया। देखिए, हुआ क्या था, जो आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके द्वारा जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी अवध के नवाब को, और मुग़ल सम्राट उस समय के शाह आलम द्वितीय थे। तो इसके द्वारा जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय ही बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाई गई। 1784 द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के समय में की गई। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कई बार पूछा जाता है प्रश्न यहाँ से। 1780 में भारत का पहला समाचार जो आपका है द बंगाल गजट,
जो जेम्स सिक्की आया वो भी आपका वारेन हेस्टिंग्स के समय का ही है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलियम विल्किंस ने किया था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये भी आपका वारेन हेस्टिंग्स के समय ही हुआ था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया इसके समय और इसके विरोध में इसको इस्तीफा देना पड़ा। 1785 में इंग्लैंड पहुँचे और इसके ऊपर जो है महाभियोग लगाया गया, लेकिन 1795 में इसे महाभियोग से मुक्त कर दिया गया। अब आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 इंच का कार्यकाल रहा। समस्त ज़िले का अधिकार इसने कलेक्टर के हाथ में सौंप दिया था अपने काल में। इसके समय का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, या अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी इसे कहा जाता है। ये दो प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है। पुलिस थाना की स्थापना इसने की। 1793 में बंगाल में अस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू की और ये योजना जॉन शोर की थी। जॉन शोर जिसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, है ना। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में शक्तियों के डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित था, ठीक है। इसके समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 में। भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ किया इसने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय महत्वपूर्ण घटनाएं आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दूसरी बात, अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में किया गया। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में ही आया था। और इसके समय में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, वो भी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, ठीक है। चलिए अब अगला कार्यकाल देखते हैं जॉन शोर का। सर जॉन शोर जो है 1793 से 98 के बीच इनका कार्यकाल रहा। अस्थाई बंदोबस्त में इन्होंने भूमिका निभाई। इनके समय में बैटल ऑफ खड़दा की लड़ाई हुई थी, जो कि खेड़ा की लड़ाई कह सकते हैं, निजाम और मराठों के बीच हुई थी 1795 में। आगे देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच इनका कार्यकाल रहा। सहायक संधि इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई थी। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सहायक संधि के भारत में किस यूरोपियन ने इसकी शुरुआत की, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लेकिन अंग्रेज़ों में अगर कहा जाए तो अंग्रेज़ों में लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। और सीधा पूछा जाए कि किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले सहायक संधि लागू की थी, तो वो डुप्ले ने लागू किया था, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। टीपू सुल्तान, इनके समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई लॉर्ड वेलेस्ली के समय। इसने खुद को बंगाल टाइगर कहा था। लॉर्ड वेलेस्ली जो है खुद को बंगाल टाइगर कहता था। आगे देखते हैं लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच आए। इसके समय में 1813 का चार्टर एक्ट आया, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, सॉरी मार्ले मिंटो सुधार अभी नहीं आया, ये मिंटो प्रथम है। इनके समय सिर्फ और सिर्फ 1813 का चार्टर एक्ट आया था, जिसमें कंपनी का जो है एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, चाय और चीन को छोड़ के, ठीक है। आगे बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1827 का कार्यकाल रहा। इनके समय में रैयतवारी और महालवारी, तो रैयतवारी व्यवस्था जो है इनके समय में लाई गई थी। रैयतवारी व्यवस्था जो है टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था और महालवारी जो है आपका हार्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। कालक्रम इन्हीं का था। इस समय प्रेस पर से इन्होंने प्रतिबंध समाप्त कर दिया था। पेशवा के पद की समाप्ति हो गई थी। इनके समय मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है 1816 की सुगौली की संधि, जो कि नेपाल के बीच हुई थी, ठीक है। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच या अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था सुगौली की संधि 1816 में। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्रिएशन हुआ, उसकी स्थापना हुई 1818 में। और इनके समय में पिंडारियों का दमन हुआ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तीन चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। रैयतवारी और महालवारी बंदोबस्त जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय स्टार्ट हुआ।
पेशवा के पद की समाप्ति हो गई इनके समय। 1816 का सुगौली का संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नेपाल के बीच हुआ। और पिंडारियों का दमन जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। अब आइए भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट आया उसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। शब्दों पर गौर करेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हुए वो हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है वो 1828 से 1835 के बीच है। 1803 में मद्रास का ये गवर्नर बने थे। ठीक है, मद्रास का गवर्नर बने थे, चूँकि कलकत्ता मद्रास जो था वो अलग प्रेसिडेंसी था आपका। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 3 अलग प्रेसिडेंसी थे। तो ये 1803 में मद्रास के गवर्नर के रूप में आए थे। 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह और कान में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर का सैनिक विद्रोह इनके समय हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1806 में उस समय जॉर्ज वार्लो हुआ करते थे गवर्नर। ठीक है। 1829 में सती प्रथा राजा राम मोहन राय के सहयोग को से समाप्त किया। तो किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, BBI है। 1830 में ठगी प्रथा समाप्त हुई कर्नल सलीमन की सहायता से, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। इंग्लिश एजुकेशन का माध्यम बनाया मैकाले की अनुशंसा पर। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया। देवी देवता को नर बलि प्रथा पर इसने रोक लगाई। तो इसके समय बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हुए जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहला 1829 में सती प्रथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से समाप्त किया। 1830 में ठगी प्रथा कर्नल सलीमन की सहायता से। 1835 में जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया मैकाले समिति के अनुशंसा पर, इन्हीं के समय में। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगवाया। देवी देवता को नर बलि की प्रथा पर रोक लगवाया। अब आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल मात्र 1 साल का है, 1835 से 1836। मात्र 1 साल का है चार्ल्स मेटकॉफ का, और इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यही प्रश्न सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बनता है। अगला प्रश्न है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का कार्यकाल है 1836 से 1842। 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक GT रोड का मरम्मत करवाया। जानते हैं आपकी GT रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और GT रोड का मरम्मत जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा करवाया गया 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक। भारतीय स्टूडेंट को डॉक्टर की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने दी, और इन्हीं के काल में दिया कि भारतीय स्टूडेंट जो है वो डॉक्टरी की एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। इनके समय कोई खास इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ, ये GT रोड का मरम्मत करवाया, ये पॉइंट बन सकता है। अब आइए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की चर्चा करें। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है 1844 से 1848 के बीच रहा, और इसने नर बलि प्रथा पर रोक लगाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोंड जनजातियों में ये परंपरा चल रही थी, नर बलि प्रथा, उस पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। इससे पहले जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भी देवी देवताओं को नरबलि प्रथा पर स्टॉप लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। इनके समय में भी बहुत सारे काम हुए। अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी के काल को। ये 1848 से 1856 के बीच रहे। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया इनके काल में। सिख राज्य का हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। 1850 में इन्होंने सिक्किम पर अधिकार कर लिया। 1852 में बर्मा और पिगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1852 में इनाम कमीशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कि जो भूमि कर रहित जागीर है उनको पता लगा करके उन्हें छीनना था। जो टैक्स नहीं देते हैं, ऐसे जागीर जो लैंड टैक्स, रेवेन्यू टैक्स नहीं देते हैं, उनका ज़मीन छीनना था। ये था इनाम कमीशन।
1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब हुए, ठीक है, अवध के। 1856 में तोप खाने इन पर आरोप लगाया था, मतलब इनका कोई पुत्र नहीं था। कुशासन का आरोप लगाकर जो है वाजिद अली शाह से अवध छीन लिया गया था। 1856 में तोप खाने का मुख्यालय कोलकाता से मेरठ ले जाया गया। सेना का मुख्यालय इनके समय में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और सेना का मुख्यालय भी शिमला ले गया। शिक्षा संबंधी प्रसार वुड डिस्पैच 1854 का वुड डिस्पैच जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय ही आया था। और 1835 का जो मैकाले की नई शिक्षा नीति थी अंग्रेजी माध्यम से, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया था। इनके कार्यकाल में जो है एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल चला। उसके अलावा 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी में एक एक यूनिवर्सिटी खोला गया। प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक, ये कोई खास इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, चूँकि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से और थाने के बीच 34 किलोमीटर जो है वो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी बाड़ी बंदर में। 1854 में न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। डाक टिकट जारी किया गया, इसलिए रेल, डाक, तार, ये सब का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत में पृथक रूप से पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, ये पीडीएस सिस्टम जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुई। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई। 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा टेलीग्राफ की स्थापना हुई। इसी के समय में इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में रुड़की में स्थापना हुई। 1856 में हिंदू पुनर्विवाह कानून लागू हुआ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। सिविल सर्विस में एज को 18 से 23 वर्ष 5 साल बढ़ा दिया गया। 1853 का जो है लंदन सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है वो पास किए थे, पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने पास किया था। 1922 इलाहाबाद से लंदन दूसरी बार एग्ज़ाम चला था, ठीक है। तो इनके समय में रेल, डाक, तार और सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। अवध को हड़प लिया गया, पंजाब को मिला लिया गया। 1856 का हिंदू पुनर्विवाह कानून कहिए या विधवा पुनर्विवाह कानून कहिए, इसको लागू किया गया डलहौजी के समय। ये भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, चूँकि 1857 की क्रांति के बाद जो है शासन की बागडोर सीधा चली गई थी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो जो 1858 का जो एक्ट आया था, भारतीय शासन अधिनियम 1858, उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और वायसराय कर दिया गया। और इस तरह भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 है। ये अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए, चूँकि उस समय जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस समय ये गवर्नर जनरल के रूप में थे। और जैसे ही 1858 का जो आपका भारत शासन अधिनियम आया, उसके बाद वायसराय कहलाने लगे। इनके समय 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ। बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। इनके समय में ही बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था डलहौजी के समय में, हालांकि ये पास हुआ था इसके लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, इसलिए ध्यान रखेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। राज्य विलय नीति को समाप्त किया गया, जैसा कि ब्रिटिश क्राउन ने भी लोगों से वादा किया था कि हड़प नीति जो है उसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि डलहौजी के समय हड़प नीति आ गई थी, ठीक है। और जिनके संतान नहीं होते थे उनका राज्य शासन हड़प लिया जाता था। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लाया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। ये और विधवा पुनर्विवाह, ये और बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना हुई। इनके समय में पहले वित्त मंत्री जो है जेम्स विल्सन को बनाया गया
और जेम्स विल्सन को ही कहा जाता है आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। सर जॉन लॉरेंस 1863 से 69 इनका कार्यकाल रहा। भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ लॉरेंस के समय। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश पर आक्रमण किया और फाइनली दोनों ने समझौता कर लिया। इनके समय में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हो गई, इस्टेब्लिशमेंट हो गया। पारित हुआ था आपका कैनिंग के समय और इनके समय बनकर तैयार हो गया। उड़ीसा 1866, बुंदेलखंड राजपूताना 1868-69, यहाँ पर भीषण अकाल आया था और हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में जो है अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1865 में भारत और यूरोप के बीच जो है पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी लॉरेंस के समय में। तो लॉरेंस के समय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अकाल आया था, भीषण अकाल उड़ीसा, बुंदेलखंड, राजपूताना के समय में, राजपूताना के क्षेत्र में हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसकी समय का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो है कि पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई। लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। अब आइए लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो ये इसका कार्यकाल 1872 से 76 है। इसके समय मोस्ट इम्पोर्टेंट कूका आंदोलन हुआ था भगवत जवाहर मल की लीडरशिप में। स्वेज नहर खोला गया था भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार के लिए, ये खोला गया था नॉर्थब्रुक के समय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंगाल में भयानक अकाल आया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, तो कूका आंदोलन पूछा जाएगा। और स्वेज नहर खुलवाया गया भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार के लिए। लॉर्ड लिटन की बात करें तो 1876 से 80 के बीच इनका कार्यकाल रहा। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखन और एक साहित्यकार थे और इनको ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। ओवन मेरिडिथ के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन, पहली बार जो है दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में 1 जनवरी 1877 को किया गया और ब्रिटेन की महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। इसके लिए एक शाही उपाधि अधिनियम लाया गया था 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876 लाया गया था और इसके द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। 1878 में आर्म्स एक्ट, भारतीय अपने पास हथियार नहीं रखेंगे, ये लाया गया इनके समय में, लिटन के समय में। 1878 भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। शस्त्र रखने एवं व्यापार के लिए लाइसेंस रखना पड़ेगा। सिविल सेवा परीक्षा में जो है इन्होंने मैक्सिमम एज 19 ईयर्स 21 से घटाकर 19 साल कर दिया, ठीक है। वही डलहौजी 18 से 23 ले गए थे। मार्च 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया जिससे भारतीय समाचार पत्रों पर भारी प्रतिबंध लगाया गया था। इसको आगे चलकर रिपन हटाएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। 1876 से 78 में भीषण अकाल आया और इसके लिए जांच के लिए इन्होंने रिचर्ड एस्ट्रेजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पढ़ेंगे। सभी वायसरायों की तुलना में इसे उदारवादी माना जाता है। इसके समय भारत एक तरफ धार्मिक एवं सामाजिक राजनीतिक जागरण की स्थिति से गुजर रहा था, दूसरी तरफ लिटन का जो शोषण था, क्योंकि जब समाचार पत्रों पर ही प्रतिबंध लग गया तो जनता की आवाज़ को कौन उठाए। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इन्होंने ख़त्म कर दिया और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है 1882 लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त और स्थानीय स्वशासन में अंतर है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, वहीं अस्थायी बंदोबस्त का जनक जो है और नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1881 में इनके काल में ही पहली बार नियमित जनगणना स्टार्ट हुई। 1872 में तो स्टार्ट कर दिया मेयो ने, लेकिन नियमित जनगणना जो है वो रिपन के समय से स्टार्ट हुई और प्रत्येक 10 साल पर जनगणना आज भी होता रहा है। सिविल सर्विस में जो मिनिमम एज है उसको 19 से फिर से इन्होंने 21 कर दिया, उसको घटाकर लिटन ने घटाया था 21 से 19, इन्होंने फिर 19 से 21 कर दी। 1881 में पहला बार कारखाना अधिनियम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कारखाना अधिनियम जो है वो लॉर्ड रिपन के समय में आया था।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी, ऐसे ही नहीं दी थी, कुछ तो वजह रहा होगा। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उद्धारक कहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इसके समय हुई थी। अब आते हैं लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल देखते हैं। 1884 से 88, 4 साल इसका कार्यकाल रहा। तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध इसके समय हुआ था। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी में मिला लिया गया डफरिन के समय में। बंगाल टेनेंसी एक्ट आया, अवध टेनेंसी एक्ट आया और पंजाब टेनेंसी एक्ट आया। किसके समय? डफरिन के समय। और इसके समय का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भूलने लायक है ही नहीं, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। कहा भी जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। ये गरम दल के नेताओं का आरोप है। लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें, लैंसडाउन 1888 से 84, इनके समय का जो है सर ड्यूरेंट को अफ़गानिस्तान भेजा गया और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेखा किया गया, जिसको डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, और आज वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। इसके समय में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, जिसकी चर्चा यहाँ पे नहीं है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही आया था। वीक में एक दिन छुट्टी इसके समय ही शुरुआत हुई। महिला वर्ग 11 घंटे मैक्सिमम किया गया। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया गया। सर एंड्रयू फ्रेजर, ये एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया गया एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया टॉमस रैले की अध्यक्षता में। विश्वविद्यालय आयोग आज भी यूजीसी के नाम से चलता है। यूजीसी का हालांकि नाम बदल गया है। सर्वाधिक रेल लाइन का विकास कर्जन के समय हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन के समय हुआ। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 इसके समय हुआ। इसने ढेर सारे अच्छे काम किए, लेकिन लास्ट में जो सबसे बुरा काम किया वो था बंगाल का विभाजन। और ये कहा गया कि शासन व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है, इसलिए बंगाल को 2 भागों में, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल में बांट दिया जाए, और वही पूर्वी बंगाल जो है आज बांग्लादेश के रूप में है। भारत में पहली बार कागजी नोट छापना शुरू किया गया। अब हम लोग लॉर्ड मिंटो की बात करें, 1905 से 1910 इसका कार्यकाल रहा। मार्ले की सहायता से 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया और इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। इसमें क्या हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन की सुविधा दे दी गई, मतलब मुसलमानों का चुनाव मुसलमान ही करेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये किसके समय हुई? मिंटो सेकेंड के काल में हुई। 1907 में सूरत कांग्रेस विभाजन हो गया, वो भी मिंटो सेकेंड के कार्यकाल में हुआ। नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। सूरत में कांग्रेस का 2 फाट हो गया। फिर ये लोग आगे जाकर 1916 में मिलेंगे। 1909 में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन, हमने चर्चा कर दी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें, हार्डिंग प्रथम के समय जो है नर बलि प्रथा पर रोक लगा था। देखते हैं हार्डिंग 2 के समय क्या हो रहा। इसके समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। घोषणा 1911 में हुई, हालांकि 1912 में राजधानी दिल्ली बन गई। 28 जुलाई 1914 को पहला जो वर्ल्ड वार है वो इसी के समय स्टार्ट हुआ था। गीता रहस्य लिखा था। बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में गए थे, वहाँ लिखे थे इन्होंने गीता रहस्य। और पहले थे बाल गंगाधर तिलक के जो पत्रकारिता के चक्कर में जेल गए थे। 1913 बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने लिखा था। इनके समय में ही होम रूल सोसाइटी जो आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का था वो स्टार्ट हुआ था। पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बने। मदन मोहन मालवीय को BHU का संस्थापक माना जाता है। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया जो जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में  1911 में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 से 21 इनका कार्यकाल है। पहला वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिकों को भेजने के कारण ये प्रसिद्ध रहे और इसी में गांधी जी ने भी सहयोग किया था, इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। 1916 का लखनऊ समझौता हुआ चैम्सफोर्ड के समय। 1916 पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1917 में सैडलर आयोग, शिक्षा पर आधारित सैडलर आयोग चैम्सफोर्ड के समय आया।
1919 का रोलेक्ट एक्ट जो है वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके समय आया था। और इस पर जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल ओ डायर उस समय के पंजाब के गवर्नर थे और REH डायर ने वहाँ पर गोलियाँ चलवाई थी, रेजिनाल्ड E हेनरी डायर ने। खिलाफत आंदोलन की बात करें, इसके समय हुआ खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का आगमन हुआ था और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चंपारण सत्याग्रह किया गांधी जी ने 1917 में। खेरा का आंदोलन किया 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया 1918 में। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग की बात करेंगे 1921 से 26। इसके कार्यकाल में चौड़ी चौड़ा कांड हुआ, जिसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 में। 1921 में MN राय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। 1922 में इलाहाबाद से सिविल सेवा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। भारत में सिविल सेवा एग्ज़ाम लॉर्ड रीडिंग के समय शुरुआत हो गया। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय कार्य प्रारंभ हुआ और 1925 का काकोरी कांड हुआ, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। नाम बदल दिया गया, षड्यंत्र को काकोरी एक्शन कर दिया गया है। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 का कार्यकाल रहा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा था। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा गया क्योंकि सारे लोग इसमें अंग्रेज थे, इसी बात का इसमें विरोध चल रहा था। 1929 में दिल्ली में बम फेंका गया आफ्टर डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, और कहा गया कि हम जो है बाहरों को सुनाना चाहते हैं। 13 जुलाई 1929 को लाहौर जेल में जतिन दास ने भूख हड़ताल की। इनका पर्पस था कि जेल में कैदियों के बीच भेदभाव होता था और भूख के कारण 64वें दिन इनका निधन हो गया, जतिन दास का। तो भूख हड़ताल में मरने वाले ये पहले क्रांतिकारी हुए। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, स्वतंत्रता नहीं, जो आगे चलकर इसी दिन को रिमार्केबल किया गया और 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 25 जनवरी 1931 को इनको रिहा कर दिया गया। इसी दौरान जो है आपका इरविन के समय ही गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो गांधी के बीच समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद गांधी जी को कहा गया कि ये कहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। गांधी जी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च किए। 5 अप्रैल 1930 को इन्होंने सविनय अवज्ञा, इसके बाद जैसे ही नमक सत्याग्रह खत्म हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी। साइमन कमीशन की बात तो हो ही गई। 1928 की नेहरू रिपोर्ट आया, 1928 में ही बारडोली सत्याग्रह हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करेंगे, 1931 से 36 का कार्यकाल रहा। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें गांधी जी भाग लिए और सांप्रदायिक पंचायत के कारण जो है यह गोलमेज सम्मेलन असफल रहा और वो वहाँ से लौट आए। 16 अगस्त 1932 को पूना समझौता हुआ। पूना पैक्ट भीमराव अम्बेडकर और उनके बीच हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत रैमजे मैकडॉनल्ड ने घोषणा किया 16 अगस्त 1932 को। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ। इसी समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। यह 1934 में गठन हुआ था और इसका जो पहला बैठक है वो 1937 में हुआ पटना में। लॉर्ड लिलिथो की बात करें तो पहली बार चुनाव हुआ। कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में यहाँ पर जीत हासिल की थी। 1936 से 1943 कार्यकाल है लॉर्ड लिलिथो का। ब्रिटिश गवर्नर ने बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को जो है दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस ने इसका कुछ खुलकर विरोध किया, न कोई भाई न कोई पाई।
और सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, चूँकि त्रिपुरी संकट हुआ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था गांधी जी के विरोध के कारण। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड लियोनेल्स के समय हुआ था। 1940 में लाहौर में पाकिस्तान की मांग की गई मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, और मुक्ति दिवस मनाया गया 1939 में 22 दिसंबर 1939 से संभवतः। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, वो भी लिनलिथगो के समय आया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद आते हैं लॉर्ड वेबल 1944 से 1947। 1945 में उन्होंने शिमला समझौता किया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर पूरा इतिहास बदल गया। हम लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिख डाला। 20 फरवरी 1947 को एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने घोषणा किया कि भारत को जून 1948 तक हम लोग आज़ाद कर देंगे, और इसी दौरान जो है लॉर्ड वेवल के समय ही दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया। और लॉर्ड वेवल के समय जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना हुई वो डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहा जाता है। ये मुस्लिम लीग ने मनाया 16 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन का विरोध किया था, अलग से संविधान सभा की मांग की थी। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 यानी भारत के आज़ाद के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को इनको नियुक्त किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में ये जाने गए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान घोषित किया था इन्होंने। 4 जुलाई 1947 को इटली ने इसका विधेयक जो है वो वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया, और 18 जुलाई को उसको स्वीकृति मिल गई। इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र की घोषणा हो गई। 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। भारत और पाक के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन सर श्री रेडक्लिफ के द्वारा स्थापित की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेडक्लिफ लाइन सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई, वो भी आपका माउंटबेटन के समय ही, आज़ादी के समय। और भारत के जो अंतिम स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, और इसके बाद जो है आपका गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। ये आज हमने पूरा गवर्नर जनरल का इतिहास पढ़ लिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।